जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, धन्यवाद स्मृति जी। उपस्थित सभी अल्कोहलिक एनोनिमस के आगेवान के, और अगर अलाइन टीम है या जो भी हमारे हितचिंतक है, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की ये समूची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था, अल्कोहलिक एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हमेशा मिला हुआ प्यार, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी सद्भावनाएं अल्कोहलिक एनोनिमस सर्वाइवर ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने एक बहुत ही भयानक ऐसी अवस्था में, जहाँ पे मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं उस अवस्था में था जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जंपिंग ऑफ स्टेज बोला जाता है, कि मैं अब खुद को खत्म करना चाहता हूँ। ये जिंदगी मुझे रास नहीं आ रही, और ये जिंदगी अब बिल्कुल किसी भी प्रकार से जीने लायक कुछ भी बचा नहीं है। ऐसी अवस्था में मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ पलटाया। सिर्फ जिंदगी की तरफ मुझे पलटाया ही नहीं, मुझे ये दिखाया कि ये जिंदगी कितनी बेहतर तरीके से जी जा सकती है। मैं उनके लिए हर पल हर क्षण बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस की इस कार्य पद्धति में मुझे जो पास ऑन किया गया है, उसे अन्य मेरे पीड़ित शराबियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जब भी मुझे दी जाएगी, उसको शिद्दत से निभाने की पूर्ण तैयारी अपनी तरफ से परमपिता की, ईश्वर की कृपा के द्वारा, जिसकी परिचिति मुझे हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी में एक असीमित शक्ति के रूप में होती है, जिसके द्वारा बड़े प्रसन्नता के मैं साथ में शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से दूर हूँ, उसको निभाने की तैयारी मैं हर पल हर क्षण अपनी तरफ से अच्छे करने की कोशिश करते रहता हूँ। मैं पिंक सिटी ऑनलाइन समूह का और आप सभी इस सभा के द्वारा इस कार्य के लिए देने वाले विश्वस्त सेवकों का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे आज ये अपने अनुभव कथन का मौका दिया जाता है। आज का विषय जो मेरा है, सोल सिकनेस, आत्मा की बीमारी। इसे और अनेक शब्दों में बयान किया गया है, होल इन द सोल, स्पिरिचुअल मिलेडी, आध्यात्मिक बीमारी। इसके ऊपर मेरे पूर्वजों ने जो संज्ञान दिया है, और मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के होम ग्रुप के द्वारा और मेरे स्पॉन्सर के द्वारा अपनी जिंदगी में जिस प्रकार से मैं समझा हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में
मेरा अविवेकी शराब पीना, ये समाज की जो मान्यता है शराबी के मामले में, जो एक उसके प्रति घृणा है, तिरस्कार है, या एक प्रकार से उसको एक शाप के रूप में देखा जाता है, उससे बिल्कुल विपरीत अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासदों की मेरे प्रति उनका एक मिलने का या बात करने का एक तरीका बिल्कुल विपरीत था। वो मेरे से हाथ मिला रहे थे, मुझे गले लगा रहे थे, मेरा स्वागत कर रहे थे। मेरी जिस प्रकार से मैं अपने शराब के वजह से या अपने पीने की आदत के वजह से परेशान था और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन कमरों में भेजा गया था या लाया गया था, उसके बाद में वो मुझसे यही कह रहे थे कि आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये बात है 17 फरवरी 1988। एक डॉक्टर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उपचार पद्धति को पूर्णतः जिसने स्वीकार कर लिया था, जो एक जाना माना मनोवैज्ञानिक तज्ञ था नागपुर का, जिसे पहले ये आशा थी कि वो मेरा इलाज कर सकेगा, जो मेरे शराबियत से परिचित नहीं था और जिससे बातचीत करते वक्त मैं अपने शराबियत के बारे में पूरी जानकारी उससे कभी मैंने शेयर ही नहीं की थी। उसे ये आशा थी कि जो भी उस वक्त मेरी शराब की समस्या थी और पारिवारिक एक दुविधा निर्माण हो गई थी और परिवार में एक असुरक्षा निर्माण हो गई थी, जो मेरी पत्नी बहुत विचलित हो गई थी और जो इस बात से आश्वस्त हो गई थी कि शायद मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो उनका ख्याल नहीं रख सकता, अपने ही शराबियत में शराब पीने में इतना मशगूल है कि बाल बच्चे उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना भी संभव नहीं है, उल्टा वो उनके लिए खतरा बन चुका है। जिसने एक बार अपने आप को और अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को मार डालने की कोशिश कर ली थी, उसने एक आखिरी पर्याय के रूप में मेरे पिताजी जो मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे बड़े भाई के पास में विशाखापट्टनम में, उनके पास में एक दहाड़ लगाई थी कि अब अगर आपने दखल अंदाजी नहीं की और इनको समझाया नहीं और इनको ये अगर ठीक से बर्ताव करना शुरू नहीं करेंगे तो मैं इस वक्त सही में अपने आप को और अपने बच्चों को मार डालूंगी। उस वक्त मेरा बड़ा भाई जो विशाखापट्टनम से छुट्टी लेकर खास इस बात के लिए आया था, उसने मेरे इलाज के लिए जब इधर उधर से कोशिश की, तब एक काउंसलिंग सेंटर जो शुरू हुआ था नागपुर में, उसके सलाहकार ये जाने माने साइकेट्रिस्ट थे, उनसे एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद में उन डॉक्टर ने कहा था कि इनको उनके प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया जाए मुझे, और डिटॉक्स करने के बाद में कुछ काउंसलिंग सेशंस के बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर उसी अस्पताल में जब मैंने अपने शराब का जुगाड़ जमाया
और एक के पीछे एक 16 तारीख को 16 फरवरी 1988 को जो मेरे बच्चे का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, उस दिन मैं उस अस्पताल में बाथरूम में जाकर मैंने शराब पी, इस सोच के साथ कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं पी लूंगा और चुपचाप सो जाऊंगा। तो वार्ड बॉय के वो ध्यान में आया और वार्ड बॉय ने जब नर्स को बताया और नर्स ने डॉक्टर को बताया फोन करके, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको पकड़ बिस्तर पे जबरदस्ती लिटाओ, उनको एक इंजेक्शन दो। और वो नींद का इंजेक्शन दिया गया। और सवेरे मैं जब होश में आया तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मेरे होशमंदी में आने की राह देख रहे थे और उन्होंने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश दिया था। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य अपनी आप बीती, वो पहले कैसे थे, उनके साथ क्या हुआ और आज वो कैसे है, ये एक पीड़ित शराबी के साथ में अपने अनुभव को कथन करते हैं। वो अनुभव कथन उन्होंने किया और मुझे आमंत्रित किया कि मैं, उनका एक कार्यक्रम था शाम को, एनिवर्सरी थी समूह की, एकता ग्रुप नागपुर की। उस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। वो जब बात कर रहे थे तो ये बात निश्चित थी कि उनके अनुभव के द्वारा मैं इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा था कि यस, ये मेरे साथ में भी हुआ है। हाँ, मैं भी इसी प्रकार सोचता था और एक छोटी सी आशा भी थी कि अगर सही में ये इस प्रकार से कि मानसिक और शारीरिक अवस्था से ठीक हो गए हैं तो मैं भी हो सकता। मगर जब उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारी एक मीटिंग होती है, तो मैंने कहा कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा इलाज हो रहा है और उस इलाज के द्वारा मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मुझे आपके बीच में आने की आवश्यकता नहीं ही रही। उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी और मुस्कान को देखकर मुझे बड़ी चीड़ आ रही। वो मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं, वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। और उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे और वो निकल गए। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा डिस्चार्ज कार्ड लाया था और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि मैं इनका डिस्चार्ज कर रहा हूँ, ये मेरे इलाज के परे है, मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि आप इनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस सभा में लेके जाएं। और मैं बड़ा पैनिकली मैंने बोला था कि डॉक्टर ऐसा कैसा, आपके पास में इलाज क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्रॉनिक अल्कोहलिक एक पुराने बेवड़ा हो, मद्यपी हो, वो शब्द आज मैं इस शब्दों को वापर रहा हूँ और तुम्हारा इलाज मेरे से संभव नहीं है। एक प्रकार से मेरे बीमारी के सामने उन्होंने हार मानी और मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था ये कि शराब पीने वाले कई लोगों का इलाज होता है, मेरा क्यों नहीं होता। होल इन द सोल, द स्पिरिचुअल मेलोडी, आत्मा की बीमारी, जो मानवीय पकड़ में नहीं आती, मानवीय समझ में नहीं आती, मानवीय
उपचार पद्धति के परे है, जहां इंसान की पहुंच नहीं है। ये बात समझ पाना मेरे भी बस की बात नहीं थी। मैं बाहर हॉस्पिटल से आने के बाद में मैंने पत्नी से कहा कि आप चलो आगे घर, मैं आ रहा हूं। और उसने बड़े एक पीड़ा भरे भाव में कहा था, हाँ मुझे मालूम है, आप जाइए और आइए। बड़ा भाई होने के बाद में भी बड़ा भाई भी कुछ नहीं बोल पाया, और बाहर आने के बाद में मैं शराब फिर से पिया और घर गया। उसी हालात में शाम को मुझे उस मीटिंग में लाया गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में द मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी, शराबियत, जो शराब के अविवेक के सेवन से आइडेंटिफाई होती है, उसको आइडेंटिफाई करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। शराब मेरी समस्या है, पहला घूट घाट करती है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वन ड्रिंक इज इनफ, 100 साल सती। शराब का एक घूट मेरे जिंदगी में एक जहर के समान काम करता है। वो मुझे किस हद तक लेके जाएगा, उस फिजिकल एलर्जी सिर्फ एक शराबी के साथ में ही है। इन बातों को आइडेंटिफाई करना ये बहुत आसान था, क्योंकि वैसे मेरे जिंदगी में बहुत सारे प्रसंग आ चुके थे। इस बात को समझ पाना कि शरीर से मैं शराब पी नहीं सकता और मन से मैं शराब पीना रोक नहीं सकता, ये बात को समझ पाना इतना कठिन नहीं था। ये कुछ ही चंद अरसे में मैंने मान लिया था, और इस सोहबत के कारण, यहाँ पर दिए गए साथ के कारण, और पुराने सदस्यों ने जिस प्रकार से मेरा साथ देके मुझे वन डे एट ए टाइम, अभी मत पी, आज के दिन मत पी, पोस्टपोन योर ड्रिंक, इस हिसाब से जो शराब की दूरी मुझे हासिल नहीं हो रही थी बाहरी दुनिया में, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सोहबत में, मीटिंग्स में आकर मुझे प्राप्त होना शुरू हो गया था। मेरे पास में शराब के पहले घूंट को से दूर रहने के लिए कोई बचाव की प्रक्रिया नहीं है, मुझे मदद की आवश्यकता है। ये बात भी मेरे समझ में आ गई। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस वक्त जो समूह था, एकता ग्रुप, मेरा होम ग्रुप था, उसमें पूर्णतः एकरूप हो गया था, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं जिम्मेदारियां ले रहा था। हमारे 3 मीटिंग्स होती थी, और 3 मीटिंग्स में हफ्ते के पहले से जाकर मीटिंग रूम तैयार करना, ये सब बातें करके आगे में मीटिंग को चलाने की जिम्मेदारी, ये सब मैं करना चालू कर दिया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, जिसे हम बिग बुक कहते हैं, लिटरेचर को, वो देखने को मिलता था, मगर उसकी कॉपीज अवेलेबल नहीं थी।
डेली रिफ्लेक्शन आजकल जो पढ़ा जाता है उसके जगह हजरलन पब्लिकेशन का एक थॉट का किताब था, उसमें से डेली थॉट पढ़ा जाता था। बाकी जो भी मीटिंग के संचालन की पद्धति थी वो आज की पद्धति से कोई भिन्न नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये सोल सिकनेस, आत्मा की बीमारी का पहला भाग मेरे जिंदगी में तब आया जब एक 20 साल का लंबा अरसा चले गया था, जिसमें 5 डे एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट और 15 ईसीटी शॉक्स। खुद का बिजनेस कौड़ियों के भाव में चले गया था। नौकरियां लगा के देने में आई या कुछ मेरे अन्य को करिकुलम एक्टिविटीज के कारण, खेलों के कारण मुझे कुछ नौकरियां लगी जिसमें बहुत टॉप तक गया मैं, इतना कि स्कूल्स में, एक नागपुर में, एक रायपुर में, मैं करीबन डायरेक्टर कम प्रिंसिपल के साथ में बाजू में उनके मुझे एक कैबिन दिया जाता था और मुझे सब वो फैसिलिटीज थी जो आमतौर पर बहुत खास व्यक्तियों को मिलती है। जब मैं शराब से दूर रहता था तो मेरे काम करने की पद्धति भी बहुत अलग थी। और उसके कारण मैं मैनेजमेंट का बहुत जल्दी एक चाहता बन जाता था। वहीं पे मेरे जो दूसरे काम करने वाले लोग रहते थे उनका दुश्मन बन जाता था। वो मुझसे जलने लगते थे या मेरा तिरस्कार करने लगते थे या मेरे प्रति उनके दिलों में घृणा निर्माण हो जाती थी। ये हर जगह मेरे साथ में हुआ। इस वक्त जिंदगी में शराब नहीं रहती थी, मगर जब भी ये दौर चलता था तो एक वक्त आता था कि वापस दोबारा मेरे जीवन में शराब आती थी और इतनी तेजी से आती थी कि चंद ही दिनों में, एक सप्ताह में, एक जो सप्ताह बैठता था उसमें मैं जो कुछ भी बहुत मेहनत से मैंने अचीव किया है ऐसा मुझे लगता था, उसको पूरा नेस्तनाबूद कर देता। वो आखिरी दौर जहाँ पे मेरे बीवी ने मुझसे कहा, जो मेरे साथ में जीना सीख गई थी, मेरी बच्ची समय से पूर्व शहानी बन गई थी, उसको एक समझ प्राप्त हो गई थी, वो बड़ी बेटी थी। उसने एजुकेशनल लोन लेके अपना इंजीनियरिंग कर लिया। अपने भाई को एजुकेशनल लोन देके उसका सपना पूरा करने के लिए, उसको सीए बनने के लिए सहायता की। मेरे पत्नी को मेरे साथ में जीना सिखाया। वो लोग जीना सीख गए, मैं जीना भूल गया। यहाँ पे भी मेरे परिवार का साथ देने वाले अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बहुत सारे सदस्य थे नागपुर के, जिनके द्वारा निरंतर एक सपोर्ट मेरे फैमिली को मिला। और वो अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाइफ और एक बढ़िया लाइफ जी रहे थे। वो आखिरी दौर में मेरे पत्नी ने कहा
कि डॉक्टर का कहना है कि आपको शॉक देने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक। मैं एक बार बोला पागल हो गई क्या, मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे 3 सुसाइडल अटेम्प्ट जो थे वो बहुत भयानक थे। मैंने एक बार करीबन 120-125 स्लीपिंग पिल्स हाई पोटेंसी की एक बार में खा ली थी, जिसमें मैं 5 दिन कोमा में था। दूसरी मर्तबा मैंने अपने वेन्स को काट लिया था हाथों की, और बहुत सारा ब्लड लॉस के बाद में मैं 7 दिन कोमा में था। तीसरी मर्तबा मैंने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसमें मैंने एक सिरिंज लेके आया था 20 ml का, और मेरी जो वेन्स है वो वेन में रात भर मैं एयर बबल डाल रहा था 20-20 ml, ताकि वो एयर बबल मेरे हार्ट में आ जाए, हार्ट ब्लॉक हो जाए और मैं मर जाऊं। जिंदगी में होते हुए भी मैं जिंदगी में हूं, ये फीलिंग मेरे से निकल गया था। एक तरफ मेरे बच्चे सोए हुए थे, एक तरफ पत्नी सोई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं शराब पिया हुआ नहीं था ये तीनों वक्त में। जीना कैसा, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मेरे समझ के बाहर निकल गया था। मैं जो भी करता हूँ उसके कारण मेरी जिंदगी तहस नहस होते जाती है। ये बात बहुत भयानक रीते मेरे जिंदगी में पूर्णतः सिद्धता उसकी आ गई थी। मैं जितने बार रिश्ते नाते संबंधों को संभालने की कोशिश करता हूँ, अपने जिंदगी को संभालने की कोशिश करता हूँ, उतनी वो जिंदगी मेरे हाथों से फिसलते जा रही है। ये बात मेरे समझ में आ रही थी। उसने कहा कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कम से कम इन बच्चों के लिए जीवित तो रहो। आप जो अपने आप को मार डालने के विचार से इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, विचार आपके दिलो दिमाग से निकालने के लिए डॉक्टर का कहना है कि ईसीटी शॉक्स के बगैर दूसरा कोई पर्याय उनके पास में नहीं। मैं इतना कठोर नहीं था। मैं अपने बीवी से प्यार करता था, बच्चों से प्यार करता था, बेटी से तो बहुत प्यार करता था, मगर शुरू से ही मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को बचा नहीं पा रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं एक ही लूंगा। वो ईसीटी शॉक देते वक्त गणपति पे ऐसा नमक लगा के, चिमटे लगा के वो शॉक दिया जाता है। उसके लिए सूंघनी दी जाती है, एनास्थेसिया दिया जाता है। वो एनास्थेसिस एक साइड में खड़ा होता है, मेरा डॉक्टर साइकेट्रिस्ट एक साइड में रहता है। वो एनास्थेसिस बात करते करते धीरे धीरे वो एनास्थेसिया मेरे वेन में से मुझे देता है। अगर किसी ने एनास्थेसिया किसी कारण से उसको देने में आया होगा ऑपरेशन के वक्त या कुछ, तो इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि बदन ठंडा गिरते जाता है और एकदम से ढुस फुस, जैसे एक ट्यूबलाइट जो फड़फड़ाता है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद होते रहता है, उसका स्टार्टर या जो जो भी खराब हो जाता है तो उसके कारण वो ना जलता है ना बुझता है, और लोग परेशान हो जाते हैं। मगर उसको पूर्णतः बुझा भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते, क्योंकि वो ट्यूबलाइट पूरे हॉल में और 8-10 ट्यूबलाइट के साथ में एक ही बटन के द्वारा कनेक्टेड है, और अगर उसको बुझाया गया तो सबके सब ट्यूबलाइट बंद हो जाएंगे। तो तकलीफ में से गुजर के भी लोग बोलते हैं कि यार क्या कर रहा है ये ट्यूबलाइट का, इसका कुछ तो भी करो। वैसे ही मेरी जिंदगी हो गई थी, और एकदम वो घना अंधेरा, कोई सेंस नहीं, किसी प्रकार की भावना नहीं, संवेदना नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, कोई सच और झूठ का खेल नहीं, कोई नीतिमत्ता नहीं, नैतिकता नहीं, किसी प्रकार का ये दुनिया से कोई संबंध नहीं। वो मुझे इतना बेहद पसंद आया
कि होश में आने के बाद में मैंने डॉक्टर से कहा मुझे कितने ईसीटी शॉक्स लेना है, और उन्होंने जब कहा 15, तो मैंने कहा मैं 50 लेने को तैयार हूँ। सोल सिकनेस, होल इन द सोल, ये जब मैंने बहुत परेशान होकर 31 दिसंबर 2008 को, यानी 28 अप्रैल 2008, जहां से ये मेरा सात्विक जीवन चालू है, उसके बाद में करीबन 8 महीने बाद पैर टूटा हुआ, एक 3-4 गाड़ियों का इधर उधर से किया हुआ सामान जोड़ के खड़ी की हुई एक लूना, जिसके पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, घरदार ये वो, सिर्फ मेरे बाल बच्चों के कारण और बीवी के कारण चल रहा है या बचाया गया है। ऐसी अवस्था में मैं 28 अप्रैल 2008 को इन कमरों में वापस आया, डरते डरते घबराते, बहुत ऐसी अवस्था में कि मरता क्या न करता, कहीं दूसरे तरफ कोई रास्ता ही नहीं था। और जब इन कमरों में आया तो वही स्वागत उसी प्रकार से, बहुत सारे लोग मेरे से मिलना, हाथ मिलाना, मुझे आते रहे बोलना, वी नीड यू, वी वांट यू। ये अनोखा प्यार, वो सहिष्णुता है, जो मॉरल कोड है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, वो आज समझ में आता है कि कितनी जबरदस्त देन है, ब्लेसिंग है। एक शराबी को शराबी ही समझ सकता है, शराबी ही पहचान सकता है, शराबी के साथ में शराबी ही एक संबंध बना सकता है, उसके विश्वास को जीत सकता है, जो इस कार्य पद्धति के द्वारा लाभान्वित है। ये जो भी बातें बोली गई है वो कितनी सटीक है, कितनी प्रिसाइज है। और मेरा ये सफर चालू हुआ दोबारा, और 31 को मेरे बेटी के कहने के कारण मैं वो 31 उनके साथ में मैंने गुजारा। 31 पाड़वा, होली, न्यू ईयर, या ऐसे जो भी मौके रहते हैं जहाँ पर खास करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये व्यवस्था करती है कि कोई भी हमारा भाई दोबारा शराब की तरफ या कोई भी बुरी आदत की तरफ न जाए, ताकि उसका शराब की दूरी और एक अच्छे जीवन मार्ग की तरफ अग्रसर होने की बात निरंतर कायम रहे। इसके लिए जो वर्कशॉप लिए जाते हैं, नाइट विजिट्स लिए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, उनमें ही मैं उन 20 सालों में था। मैंने ऐसे कोई भी वक्त में शराब नहीं पी थी। मैंने तो ऐसे वक्त में शराब पी जब किसी को भी कोई कल्पना ही नहीं थी। हर कोई ये सोचता था अश्विन का बहुत बढ़िया चल रहा है, 7.5 साल की शराब की दूरी, 4.5 साल की शराब की दूरी, फिर 1 साल हो जाता था, 2 साल कंप्लीट नहीं कर पाता था। बाहरी इसमें सब दिखने को अच्छा, घरदार है, काम धंधा है, बाल बच्चे है, परिवार है, मगर अंदर की दुनिया पूरी धीरे धीरे अंधेरे में जा रही थी, निराशा में जा रही थी, घोर अपराध बोध में जा रही थी, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भरी जा रही थी, खाली हो रही थी, अकेलापन आ रहा था, निराशा आ रही थी। और उस दिन मेरे बच्चे ने और बीवी ने मेरे को बेस्ट विशेष दिए, ये प्रार्थना की कि मेरे जिंदगी में दोबारा शराब ना आए। मिठाइयाँ वगैरह सब खाने में आई, वो सोने को चले गए और मेरी नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं बड़ा अस्वस्थ मुझे लग रहा था। और मैंने पहली मर्तबा अपने आप को समझने के लिए
इस बिग बुक को हाथ में लिया और पढ़ते 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 मैं ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज, 3 मूलभूत संकल्पनाएं वहां तक आया और मैं रोने लग गया था। मेरे भीतर एक जबरदस्त उत्सुकता थी कि मैं तुरंत, उस वक्त एक समूह शुरू हुआ था, सुप्रभात समूह, नागपुर में मॉर्निंग मीटिंग्स रहती थी 7 दिन। उसमें जाने के एक जबरदस्त, जिसको बोला जाता है पैशन, तैयार हो गया था। डॉक्टर विलियम डी सिल्वर की वो बात जहन में उतर गई थी। मैं डीप विदिन से कुछ बातों को रिलेट कर पा रहा था, कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लिया था, मैंने अपने इनकम्प्लीट होने को स्वीकार कर लिया था, मैंने अपने अर्धवट होने को स्वीकार कर लिया था, मैंने अपने इम्परफेक्शन को उस दौरान में स्वीकार कर लिया था, जो शायद किसी एक व्यक्ति के विश्वास को प्राप्त करने के बाद में चंद घंटों में होने की प्रक्रिया थी। वो चंद घंटों की प्रक्रिया न करने के कारण किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी से एक भरोसे का संबंध नहीं, स्पॉन्सर सिर्फ एक दिखावे के लिए एक रिचुअल करके, रिचुअल भी नहीं बोल सकता मैं उसको, एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके मैंने लिया था। और इस प्रकार से लिया था कि वो मेरे ऊपर हावी ना हो सके, वो मेरे ऊपर अधिकार न जमा सके, वो मेरे को दबा न सके। मैं किसी के अधिकार में जाना नहीं चाहता था, मुझे किसी का वर्चस्व पसंद नहीं था। मैं वर्चस्व चाहता था, मैं पुढ़ाकार चाहता था, मैं अधिकार चाहता था। मगर उन अधिकारों को, उस वर्चस्व को निभाना कैसे, उस पुढ़ाकार को संभालना कैसे, ये मुझे मालूम नहीं था। ये जिंदगी जीना कैसे, यही मुझे मालूम नहीं। उनकी वो बात कि वो परिणाम को तो मैंने समझ लिया था कि वो परिणाम, वो जो हाई आता है, वो मैं लिफ्ट होता हूँ, वो जो मेरा पर्सनालिटी चेंज होती है, जो एक डरा सहमा व्यक्ति एक ताकतवर बन जाता है, शराब उस प्रकार का एक शक्ति के रूप में काम करती है। वो बात तो मैं बहुत पहले समझ गया था। मगर ये बात जो उन्होंने कही कि कालांतर से एक व्यक्ति सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता खो देता है। हियर अननोइंगली वो डॉक्टर जिसकी स्पिरिचुअलिटी से, आत्मा से, स्पिरिचुअल मेलेडी से या स्पिरिचुअल इससे कोई पहचान नहीं है, लेकिन जिसे हम मेडिकल सेंट बोलते हैं क्योंकि उसके बड़े उपकार है, उसने इस बात को, सोल सिकनेस को आइडेंटिफाई किया है। वो अपनी उसी जिंदगी को सच मान बैठता है। ये सच और झूठ का खेल, ये असली और नकली का खेल, ये हाइड एंड जैकल का खेल, ये ड्यूअल पर्सनालिटी का खेल, ये दोहरा व्यक्तिमत्व, अंदर एक बाहर एक खोटे सिक्के को ही खरा करके, उससे सौदा करके, उससे लाभ पाने की चेष्टा, वो हाइड जो कारनामे करके गायब हो जाता है और भुगतान जैकल करता है और आत्मा कराता है। कॉन्शियस पेज द प्राइस एंड द सबकॉन्शियस
heights. I was sick and tired to be sick and tired. वो वक्त जहाँ पर एक शराबी शराब के साथ में और शराब के बिगड़ जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता, वहां पे मैं मेरे इस मैं के साथ में जीवन जीना या जीवन न जीने की कल्पना ही नहीं कर पा रहा। दुनिया को सिर्फ मैं दिखता है, उनको ये जैकेल एंड हाइड का गेम नहीं मालूम, उनको ये दोहरा व्यक्तित्व मेरा नहीं मालूम, उनको ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस का खेल नहीं मालूम। उनके लिए ये बात है ही नहीं। जब मैं रो के बोलता था मैंने कहा किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं मैंने क्या किया। बड़ी आत्मग्लानि आत्मकरुणा में मैं नहीं करना चाहता था, मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं इस प्रकार नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। यस, दैट वाज ट्रू। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बहुत देर के बाद में मुझे दिखाया गया मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, इन डिफॉल्ट जब मैं कॉर्नर अप हो गया था 25 साल के बाद में, यानी इस सोब्राइटी के 5 साल के बाद में मेरे को जो पावर ऑफ अटर्नी दी गई थी मेरे बेटी के द्वारा, उसकी जब मैंने वाट लगा डाली थी, उसके बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को स्पिरिचुअल मेलोडी के संबंध में, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या होती है, नीतिमत्ता, नैतिकता, कैरेक्टर डिफेक्ट, कैरेक्टर न होना, कैरेक्टर बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। इफ mere moral code and ethical values would have served the purpose, I would have recovered long back. अगर सिर्फ इच्छा शक्ति के द्वारा मैं इस जिंदगी में वापस आ सकता था तो मेरे पास में थी, मगर जब इच्छा होती थी तो शक्ति नहीं होती थी, जब शक्ति होती थी इस भौतिक जगत की, पैसा पादी वगैरह, तो इच्छा नहीं होती थी। ये इच्छा शक्ति का खेल क्या है मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि वो पैशनेटली भीतर से, डीप विदिन से मेरी इच्छा दोबारा जिंदगी में उस राह पे न जाने की, और उसके लिए भगवान की शक्ति और भगवान की भी वही इच्छा होना, मेरी इच्छा और भगवान की इच्छा मैच करना, और वो शक्ति का प्रवाह मेरे को मिलना, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना। ये बात मेरे स्पॉन्सर ने करवाई, अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया। यू आर नॉट द ओनली मैन, तू अकेला नहीं है, हम सब वैसे हैं। अपने सोब्राइटी में, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने पूर्व ग्रहों के द्वारा, अपने तर्क वितर्कों के द्वारा, अपनी पहली मान्यताओं के द्वारा, किस प्रकार उन्होंने अपने उपजत प्रवृत्ति का जो गॉड गिवन है, जो इस जीवन में एक जिंदगी को बसर करने के लिए आवश्यक करके दी गई है, उसका विपर्यास करके किस प्रकार उन्होंने अपने जिंदगी को तहस नहस करने के राह पे ला लिया था, वहां से उनको उनके स्पॉन्सर ने किस प्रकार निकाला। क्या मैं अपने आदर्शों से गिरता हूँ, फिसलता हूँ, लड़खड़ाता हूँ तो क्या मैं शराब पीऊंगा? आदर्श मैं ही बनाता हूँ, एक आदर्श का जीवन जीना चाहता हूँ, एक सच्चा जीवन जीना चाहता हूँ, एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, सबके उपयोगिता का जीवन जीना चाहता हूँ, इस जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। लेकिन ये हाइड जो एक मैंने मैं तैयार किया है इस दुनिया का, एक पूर्व कल्पनाएं कर ली है, पूर्व धारणाएं कर ली है, वो तर्क शुद्धि हुए बिगड़, वो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में आए बिगड़, वो डीलर्न किए बिगड़, उससे डिटैच हुए बिगड़। जो बिल साहब करते हैं कि when it was too dark, I was shortly to be rocketed into 4th dimensional living। स्मृति जी, समय अभी मेरे पास में कितना है?
जी, आप 5 से 10 मिनट और ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो ये जो बात है कि ये मुझे दिखाना पड़ता है, इट हैज टू बी पास ऑन, इट हैज टू बी शोन टू मी, इट इज अ रिफ्लेक्शन। ये मुझे खुद को नहीं दिखता, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मेरे किस प्रकार का, इसके लिए जो बोला गया है, द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज received this solution, who is well armed with all the facts about himself, can win the entire confidence of another alcoholic within hours. जो डॉक्टर बॉब के साथ में हुआ, बिल डब्ल्यू ने किया, क्योंकि पहले 6 महीने तक उन्होंने किए हुए प्रयासों को किसी भी प्रकार का यश नहीं आया, क्योंकि वो इंसिस्टिंगली उनको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा था, एक पेडेस्टल पे बैठकर बात कर रहा था, ऐसा डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का कहना है। वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट नहीं बोल रहा था, वो उनकी भाषा नहीं बोल रहा था, वो उनके इंटायर कॉन्फिडेंस को नहीं प्राप्त कर पा रहा था, वो उनको होशबंदी में नहीं ला पा रहा था, होशो हवास में नहीं ला पा रहा था, वो उनको दृष्टा नहीं बना पा रहा था, वो उनको ऑब्जर्वर नहीं बना पा रहा था अपने खुद के जिंदगी का, वो उनको रिफ्लेक्शन नहीं दे पा रहा था। ये दूसरा उपकार था डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ का, कि उन्होंने कहा कि तू उनकी भाषा बोल, उनको पहले तो होशबंदी में ला, होशो हवास में ला। वो तीसरा उपकार, ये तीसरा उपकार था। दूसरा उपकार, उन्होंने जब बिल को कहा कि तू हेलुसिनेशन में नहीं है, ये भास नहीं है, तू थोड़े देर पहले जो आदमी था वो आदमी अभी नहीं है, वो व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस के बाद में, वो तीसरा उपकार था। और इसीलिए हम उनको मेडिकल सेंट मानते हैं। जो दिल की भाषा, बिल ने 5.5 घंटे में, उस वक्त की जब 15 मिनट का वो बिल और डॉक्टर बॉब का टॉक 5.5 घंटे हुआ, ये मेरा सवेरे 1.5-2 घंटे का बातचीत मेरे स्पॉन्सर के साथ में, जिन्होंने गले लगाकर कुछ मत बोल अश्विन, मेरी वो अवस्था देख के वो उन्होंने कहा कुछ मत बोल अश्विन, जहाँ पे मैं शराब पीना नहीं चाहता था, मगर मैं कहीं पे तो भी गुमशुदा होना चाहता था, वो कालिक पोती जाएगी ये डर से, मैं किस मुंह से जाऊंगा, क्या कैसा सामना करूंगा अपने बेटी का, अपने जवाई का, अपने नातियों का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, किस मुंह से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाऊंगा। भाग अश्विन, भाग जा, कहीं पे तो भी मार डाल अपने आप को। इस थॉट से एक थॉट आया था कि क्या स्पॉन्सर से मिल, और जब मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बुलाया, और जब मुझे गले लगा के बिठा के उन्होंने मुझे दिखाया, he took me out of the spiritual melody. When the spiritual melody is overcome, it's written out physically and mentally. The hole in the soul, अगर शराब निकल गई है तो वहां पर कुछ तो शक्ति चाहिए, कुछ तो ऐसी अद्वितीय शक्ति चाहिए, शराब से बढ़कर, मानवीय जीवन से बढ़कर। मेरा शक्ति का डायलेमा जो है, वो पावर डायलेमा जो है, डायलेमा ऑफ पावर, वो जो पूर्वज बोलते हैं कि वी विल एनेबल यू टू हैव दैट पावर विच विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। और वो आज समझ में आता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वज, मेरे भाई, हर पीड़ित शराबी के साथ में इतना क्लोज रिलेशनशिप बनाकर, उसको गले लगाकर, उसको आत्मीयता से अपने साथ में बिठाकर हर वक्त क्यों उसको संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे नो कि ही हैज नॉट कम ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद होके आया ही नहीं, उसको लाने वाला एक भगवान की व्यवस्था है, वो भगवान की व्यवस्था के द्वारा आया, उसको भगवान लेके आया है। बिकॉज न्यू कमर आर द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसके आने के लिए कोई रोक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। आज समझ में आता है कि ही इज द पावर, और उसी के कल्याण के लिए और सार्वलौकिक कल्याण के लिए, ताकि हम सब एकत्रित रहे और सार्वलौकिक कल्याण में उसकी सुधार की प्रक्रिया और मेरी सुधार की प्रक्रिया हो सकती है करके, बहुत सारे त्याग करते हुए समर्पित भाव से अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिस प्रकार से
काम करके ये धरोहर, ये स्पिरिचुअलिटी का एक जबरदस्त भाग अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने संजो के रखा है प्रिंसिपल्स का, ताकि हर किसी को उसका वारसी अधिकार प्राप्त हो, ब्रांड एम्बेसडर बन सके, वो इस कार्य पद्धति को आगे लेके जा सके, आने वाले पीढ़ियों को ये प्राप्त हो सके। इसके लिए जो जबरदस्त एक संगता, एकता जो बनाई गई अनेक त्यागों के द्वारा, और वो डिफाइन किया गया कि हमारे लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। हमारे नेता विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। ये अधिकार जमाने वाली बात, ये प्रभुत्व वाली बात, ये पुढ़ाकार वाली बात, ये वर्चस्व वाली बात खत्म, ये ड्यूअल पर्सनालिटी खत्म। वहां से एक सफर जो चालू होता है, जब आई टेक दैट लीप ऑफ फेथ विथ अ डिसीजन, वो सब एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि तुम इसको इस्तेमाल करके देखो, इस्तेमाल करने के पहले नकारो मत, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन मत करो। ओनली थिंग्स आर नीडेड इज ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। ऑनेस्टी में आज मैं इस बात को समझता हूं कि आई हैव टू स्टॉप दैट सेल्फ चीटिंग, इंटेंट टू डिसीव माई, absence of intent to deceive myself and others is honesty. Ready to change, go into better version of life is willingness. और पहले के मान्यताओं को, पहले के सोच को, पहले के विचारों को, पहले की संकल्पनाओं को, पहले के तर्कों को छोड़कर नए तर्क, नए सोच, नई आइडियाज, नए पर्याय लेने के लिए तैयार होना, एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ में जाने को तैयार होना इज ओपन माइंड। ये बहुत मैंने मार खाया, इतनी मार खाने की आवश्यकता नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने एक व्यवस्था दी थी, एक ग्रुप थेरापी दी थी, ग्रुप के द्वारा एक कार्य पद्धति दी थी, एक व्यवस्था के द्वारा, मगर मेरे को कभी व्यवस्था में जीना ही नहीं आया। मेरा प्रॉब्लम क्या था? मेरे को मानवीय जीवन जीना कैसे ये मालूम नहीं। आई केम इन टू दिस लाइफ, मगर ये लाइफ क्या है? और मैं पहली मर्तबा जो माँ के पेट से जन्म लेने के बाद में रोया, वो इसीलिए रोया कि ये कहाँ डाल दिया भगवान तूने मुझे, ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। मैं तो बहुत अच्छा था, मेरी एक दुनिया थी, मैं तेरे साथ में खुश था, अब ये क्या हो गया है? इसके लिए मैंने वो धार लगाई थी, वो मेरी भाषा थी, वो मेरी प्रार्थना थी मेरे प्रभु से, वो आत्मा की पुकार थी, वो मेरे सोल की पुकार थी, जो कार्ल जंग कहता है स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। मेरा स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, मेरी ऊर्जा, वो शक्ति जो इस पंचेंद्रियों को चलाती है, वो 6 सेंस, वो 4 डायमेंशन, वो जो इस जिंदगी का सफर का आनंद लेने आई है, ये जिंदगी जीने के लिए आई है, ये जिंदगी का आनंद, रिश्ते नाते संबंधों का आनंद लेने के लिए भगवान ने ये जिंदगी में मुझे भेजा है, मैं उसको समझा ही नहीं। वो मुझे मेरे मार्गदर्शक ने दिखाया कि अगर मैं क्या इरादे रखता हूँ, क्या सोच रखता हूँ, क्या मेरे मोटिव्स है, क्या मैंने कोई सबक लिया है, ये स्पिरिचुअल किंडरगार्टन किस प्रकार काम करता है, ये आध्यात्मिकता का शिशु वर्ग किस, मेरे स्पिरिट को फिर से अगर इस जिंदगी को जीना है तो मेरे को रीलर्न करना पड़ेगा, ये जिंदगी कैसे जीना है, इसके लिए मेरे सबकॉन्शियस को एजुकेट करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस में के पहले के मेरी सीखी हुई बातें अनसीखी करना पड़ेगा, मैंने जो सीखा नहीं है, मैंने जो देखा नहीं है, उसको देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, मेरे को अपने बेटर वर्जन में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, मेरे सुस्वरूप को प्राप्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
मुझे अपने जिंदगी में जो उपयोगिता दी है, जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, इस कार्य पद्धति की मिली हुई एक देन है, एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अल्कोहलिज्म मेरे लिए शाप नहीं बल्कि वरदान बन जाती है। वो बात अब सामने आ गई थी। बड़े पेन टेकिंगली मुझे जाना पड़ता है। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। मोर द पेन, मोर इज द गेन, नो पेन नो गेन। मेरे जिंदगी को समेटने के लिए, रिश्ते नाते संबंधों को समेटने के लिए, उनमें वो प्यार और शिद्दत लाने के लिए, जिस प्रकार से होम अवे फ्रॉम होम मेरे को इस व्यवस्था में प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, भाईचारा मिलता है, बहनें मिलती है, माताएं मिलती है, सब मिलता है, वो मेरे घर तक ले जाने के लिए। क्योंकि द मेन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इज आउटसाइड वर्ल्ड, वेयर मोर देन 80% पीपल आर सिक। ये बीमारी, सोल सिकनेस सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये मानव जाति को पूर्णतः लगी हुई बीमारी। उसका जिक्र भी हमारे बिग बुक में किया गया है कि एक गर्भ श्रीमंत व्यक्ति फ्लोरिडा सनशाइन में पूरे समाज के, पूरे दुनिया के सुधार की कल्पना करते रहता है। एक पुढ़ारी, वो सब बातें वहां पे दी है कि किस किस प्रकार से लोग अपने स्वार्थों में, अपने खुद की मान्यताओं में, अपने खुद के महत्व के लिए दूसरे के जिंदगी को तहस करते हुए निकल जाते हैं, जिसमें एक शराबी भी आता है। मगर मेरे समान शराबी भाग्यवान है अगर वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर इस कार्य पद्धति को समझ लेता है, तो उसका ये शाप ही अभिशाप बन जाता है। वो एक ऑब्जर्वर बन जाता है अपने जिंदगी में, ऑलवेज अलर्ट में आ जाता है, वो प्रेजेंस में आ जाता है, वो नाव में आ जाता है, वो नाव को जीना चालू करता है, वो क्षण प्रतिक्षण ऑलवेज अलर्ट के रूप में, एक सिपाही के रूप में बूटअप सूटअप शोअप वो जिम्मेदारियां शिद्दत से उठाना चालू कर देता है। ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल। उसका एक गुडविल तैयार होते जाता है, वो एक अट्रैक्शन का भाग बनता है। उसकी पर्सनैलिटी महत्वपूर्ण नहीं रहते, प्रिंसिपल्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपने जिंदगी में दोबारा इस प्रकार से वो 11 स्टेप की प्रेयर मेरे जिंदगी में काम आना, मेरा शुद्धिकरण होना, मेरा दिमाग की तर्क शुद्धि होना, एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मुझे प्राप्त होना, कुछ भी करने के पहले मेरे मोटिव्स क्या है, मेरे इरादे क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मैंने जो सबक लिए है वो सबक के द्वारा मैं अपने जिंदगी के सुधार के प्रक्रिया में लेके जा रहा हूँ कि मैं वो भाव, वो नापतोल बहुत आवश्यक है। वो प्रक्रिया में जहां पे मैं नाव में प्रेजेंस में आ जाता हूं, तो मेरी उपस्थिति आपके उपस्थिति के साथ उसके उपस्थिति में हर पल हर क्षण एक चमत्कार बन जाता है। नाउ बिकम्स NOW नाउ, WON वोन, OWN ओन, ओन वोन इज इन नाउ। इस बात की प्रचिति आ जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इफ आई टेक द स्पिरिचुअल लेसन्स एंड आई ग्रो अप, तो ये निश्चित है अगर नहीं लेता हूं तो मैं शराबी पीऊंगा, अपने आप को मार डालूंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर अपने आप को शराब से दूर नहीं कर पाऊंगा। इफ द स्पिरिचुअल मेलेडी इज नॉट ओवरकम, द मेंटल ऑब्सेशन वॉन्ट बी लिफ्टेड। ये बात भी हमारे पूर्वजों ने बहुत अपने उदाहरणों के द्वारा पूर्णतः दी है कि ये थ्योरी नहीं है, दिस हैज बीन प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में हमने इसका अनुभव किया है। द होल इन द सोल, द सोल सिकनेस,
आत्मा की बीमारी करके ये बोला जाता है कि वी आर नॉट क्यूअर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म. What we have is daily reprieve contingent of our spiritual condition. आज के एक दिन मैंने ईंधन भरा है क्या? मैंने वो असली नकली का खेल समझा है क्या? नकली से दूर होके मैं असली जिंदगी जी रहा हूँ क्या? वास्तविकता की जिंदगी जी रहा हूँ क्या? ये मुझे हर वक्त याद रखना पड़ता है. अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है. ये देन है, ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ. इट हैज बीन पास्ड ऑन टू मी. और करके हमारे पूर्वज बोलते हैं कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ स्विमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. And it is our duty to precisely show other alcoholics how we have recovered. We are not cured. स्पिरिचुअल मेलेडी से हमारा क्यूअर नहीं है. इट इज डेली रिप्रीव कॉन्टिजेंट. बट हमारी फिजिकल और मेंटल अवस्था से हम रिकवर हुए हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.